आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ। ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम होना है अभी आपका 27 अप्रैल में, तो इससे ही संबंधित प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है। इसमें आपको 10 से 15 प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम से पहले तक आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। और इसमें आपको जैसे आपका प्रैक्टिस पेपर पैटर्न है, 65 क्वेश्चन जो ग्रामीण परिवेश से हो जाएंगे और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से, और बाकी जो 20 क्वेश्चन बचेंगे ये आपके यूपी जीके से संबंधित रहेंगे। तो इस पर ही आधारित ये मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रचार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके वैज्ञानिक हिग्स का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हिग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो जो नगर पालिका की संरचना से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं ये दिए गए हैं आपके 243 दा में। 243 दा, या इंग्लिश में कहें तो 243 आर में। ये उल्टा लिख गया है, हमें लग रहा है 234 नहीं, ये हो जाएगा आपका 243 दा, या इंग्लिश में पूछा जाए तो 243 आर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लिख गया है, 234 नहीं 243 दा या 243 आर से संबंधित है। और यदि बात की जाए नगर पालिका की संरचना दिया गया है, यहाँ पूछा जाए ग्राम पंचायत की संरचना, तो वो 243 सी में हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और बाकी देखेंगे जो 243 फा दिया गया है, 243 वी इंग्लिश में वी हो जाएगा। ये तो 243 वी या 243 फा में जो दिया गया है, इसमें जो नगर पालिका के सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं दी गई हैं। फिर है 243 मा, या 243 इंग्लिश में इसको आई इंडिकेट किया जाएगा, 243 आई। तो 243 आई में राज्य के लिए वित्त आयोग से संबंधित गठन का वर्णन किया गया है। फिर है 243 था या 243 क्यू। तो 243 था या क्यू में दिया गया है नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित प्रावधान, और ये नगर पालिका की संरचना है जो 243 दा या 243 आर में है। 243 था क्यू में क्या हो जाएगा? नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित प्रावधान। आप देखिएगा आपका जो जीएस सेक्शन है उसमें बाकी संविधान के तो कोई अनुच्छेद आएंगे नहीं या कोई भी जीएस पोर्शन नहीं आ रहा है, लेकिन जो आपके संविधान के 243 जो ग्राम पंचायत और जो 243 क्यू से हमें लग रहा है 243 क्यू से 243 जेड जी तक जितने भी अनुच्छेद हैं ग्राम पंचायत हो या नगर पालिका से संबंधित, ये कम से कम 20 से 25 होंगे। ये सारे के सारे रट लीजिएगा क्योंकि इससे जरूर संविधान के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अनुच्छेद से रिलेटेड। तो ये जो सब आर्टिकल, इसमें तो सबसे ज़्यादा टफ ये है कि 243 दा था जेड जी, जो सब आर्टिकल है उनको जरूर रट लीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन नेग्लेक्ट ही हो जाएंगे यदि आपको सारे नहीं रट पाए। अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो जरूर आप सभी अनुच्छेद याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? जो नगर निगम पूछा जा रहा है, तो नगर निगम आपके यूपी के 17 जिलों में नगर निगम है। तो इसमें मिलान देखेंगे, लखनऊ में छावनी परिषद है तो इसका मिलान ठीक हो जाएगा। कानपुर में नगर निगम है, ये भी इसका मिलान ठीक हो जाएगा। और जो काकोरी है यहाँ नगर पंचायत है, ये भी ठीक हो जाएगा। गाजियाबाद में नगर निगम है। क्या है गाजियाबाद में? नगर निगम है। तो नगर पालिका परिषद नहीं है, नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया? आपने पढ़ा होगा 73वां संविधान संशोधन 1992 1992। अनुच्छेद नहीं, संविधान संशोधन 73वां याद रखेंगे किससे संबंधित है? पंचायतों के वो संवैधानिक अधिकार से संबंधित है। और इसके अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया। और जो यदि बात की जाए अनुसूची की, 12 अनुसूची में जो 11वीं अनुसूची है ये भी पंचायत से संबंधित है और इसमें 29 विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए सम्मिलित हैं। ठीक है, ये भी याद रखा जाएगा, पूछा जाता है कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात की गई है? जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है तो इसमें 11B, ऑप्शन नंबर इसका आप डी याद रखेंगे, 11D में ग्राम प्रधान से संबंधित ग्राम प्रधान के चयन से संबंधित बात कही गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो धाराएं हैं उनको तो रट ही लीजिएगा क्योंकि जो
अधिनियम इसमें बताए गए हैं, उत्तर प्रदेश जो पंचायती राज अधिनियम है इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट धाराएं, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो सभी आप नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन जो मेन है जैसे ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, इस तरह ये सारे प्रैक्टिस सेट में आती रहेंगी और ऐसे ही मिलती रहेंगी। और इम्पोर्टेंट जो रहे आप वन वर्ड में पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, जैसे ग्राम प्रधान डैश करके लिख दिया 11B। इस प्रकार और भी आती रहेंगी, तो आप लिखते रहेंगे, तो आप जब एग्जाम टाइम में रिवीजन करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11B में क्या ग्राम प्रधान के चयन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जा सकता है। तो ग्राम सभा की बैठक की जो नोटिस होती है ये 15 दिन, बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग के सिफारिश पर किया गया था? पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो ये थी जो समिति थी जिसका नाम है GV के राव समिति। क्या है? GV के राव समिति। जो इस समिति का गठन है इसका योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। कब? 1985। ठीक है, 1985 में हुआ था और इसका उद्देश्य पंचायती राज से संबंधित सुझाव देना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप समझ नहीं सकते। कुछ जैसे यूनिक क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, उनको सिर्फ रट कर ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो ग्राम परिवेश वाला है, ग्राम पंचायत परिवेश। क्योंकि इसको आपने इस एग्जाम के पहले शायद कभी ना पढ़ा हो, ये इस एग्जाम से संबंधित है और इसीलिए यही पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत से चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ईजी रहेगा। जैसे हमारा हिंदी या GS सेक्शन होता है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसको कुछ चीज़ें ईजी भी है, कुछ टफ भी है, कुछ रटने वाली है, कुछ समझने वाली है। तो सब ऑल ओवर कॉम्बिनेशन है, तो इसको सही से देखते चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? जो अशोक मेहता समिति जो समिति थी ये दो स्तरीय पंचायती व्यवस्था पर आधारित है और ये 1978 में प्रस्तुत की गई थी। कब? 1978 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? ये भूमि कर का संग्रह करती थी, ठीक है। मंदिरों के रखरखाव तथा उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन करती देखती थी, ये भी ठीक है। भूमि ग्राम का सर्वेक्षण ये सरकार पर आधारित था, तो ये गलत हो जाएगा, ये कार्य नहीं देखती थी। अगला है, मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था, ये भी ऑप्शन ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण नहीं, क्योंकि ये काम केंद्र सरकार के अंतर्गत था, भूमि सर्वेक्षण का। फिर अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी? किस अधिनियम या किस चार्टर एक्ट? इसमें ये सब चार्टर एक्ट से संबंधित सन दिए गए हैं। तो जो 1993 का ये चार्टर एक्ट था, इसमें पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना को मान्यता दी गई थी। और बाकी ऑल ओवर जो स्टार्ट हुआ था संपूर्ण, वो 19वीं सदी से आरंभ हुआ था। तो जो चार्टर एक्ट 1993 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना को मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 प्रदेश में कब प्रवृत्त हुआ? जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक है, ये कब से प्रदत्त हुआ है? तो ये 22 अप्रैल 1994। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 1994। कुछ क्वेश्चन आपको तो रटने ही पड़ेंगे, जैसे कि ये है, कब प्रदत्त हुआ था? तो 22 अप्रैल 1994। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से कितने चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने हुए कुछ सदस्य होते हैं, ये होते हैं 7 से 17 के मध्य होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पंच कहा जाता है। 7 से 17 के मध्य सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, देखेंगे कौन सी व्यवस्था नहीं है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है, ठीक है ये। और जो पंचायती राज व्यवस्था है ये त्रिस्तरीय है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित है, ये भी सही है। फिर इसमें सदस्य या अध्यक्ष का चुनाव सीधे या प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये भी सही है। फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं,
क्योंकि सारी विशेषताएं ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इसको राइट कर देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत को किसके आदेश से उसके अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार प्राप्त है? तो राज्य सरकार हो जाएगा इसका आंसर, कि ग्राम पंचायत को ये अधिकार होता है कि वे एक ऐसा धन जो ऐसी संस्थाओं को या जो उसको अधिकार सीमा से बाहर स्थित हो, तो उसको राज्य सरकार के आदेश से ही प्राप्त कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राज्य, क्योंकि जो ग्राम पंचायत है ये ऑल ओवर तो राज्य सरकार पर ही आधारित है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है? पंचायत समिति में शिक्षा समिति का जो सभापति होता है ये होता है गांव का प्रधान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या, ग्राम प्रधान। फिर अगला, और इसमें इसके साथ 6 अन्य सदस्य भी होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो, यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उसके कर्तव्यों का संपादन कौन करता है या किसके द्वारा किया जाता है? तो उसके कर्तव्यों का जो संपादन है ये मतदान अधिकारी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो मतदान अध्यक्ष जिसे पीठासीन अधिकारी भी कहते हैं, यदि वे कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो जाता है या किसी कारणवश कहीं चला जाता है तो उसके कर्तव्यों का जो संपादन है ये मतदान अधिकारी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये पहचानना है। ठीक है, कथन पढ़ेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसकी जो नियुक्ति होती है ये राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल। तो ये तो गलत ही हो गया। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये गलत हो गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी गलत है। ये किसी के इसकी नियुक्ति की जाती है, ये किसी के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर अगला है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको जैसे कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जैसे सिद्ध कदाचार होने पर राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया जा सकता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है सिद्ध कदाचार होने पर। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। फिर जो अगला है इसको पढ़ लेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में विधानमंडल द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। ये कथन गलत है, नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 243 का जो सब आर्टिकल है 3 का के अंतर्गत बताया गया है। ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किसमें है? 243 गा के सब आर्टिकल 3 का में दिया गया है। ये सब आर्टिकल समझने वाले नहीं है, ये सब आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद हैं, तो ये सब तो रटने ही वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप जीएस सेक्शन जब आप तैयारी करते हैं या जीएस सेक्शन का पढ़ते हैं तो आपको इसमें संविधान के सारे आर्टिकल आपको रटने पड़ते हैं, सभी आपको आर्टिकल याद करने पड़ते हैं। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है इसमें और कोई जीएस सेक्शन तो है नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ग्राम परिवेश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो पूछे जाएंगे संविधान के जो अनुच्छेद 243 जो ग्राम पंचायत वाला और नगर पालिका वाला, जो 243 ओ क्यू से 243 जेड जी तक है ना, तो जितने भी 243 के आर्टिकल है आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद करने हैं। 20 से 25 आर्टिकल होंगे और कोई तो याद नहीं करना है अनुच्छेद 72 में क्या है कि 65 में क्या है। आप ये सारे एक पेपर में नोट डाउन कर ले, इसमें से जरूर 2 से 4 क्वेश्चन ये जो 243 से अनुच्छेद है इससे जरूर आएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा इन अनुच्छेद को ही सारे रटिएगा, और कुछ क्वेश्चन नेग्लेक्ट होके हो जाएंगे आप जब सारे आपको याद रहेंगे। ठीक है, ये सिर्फ इसका एकमात्र यही तरीका है कि आप इसको कहीं नोट डाउन करके ही याद कर सकते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा 19वां है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के स्वशासन के स्वरूप को का वर्णन करता है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 6, 243 छा मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 243 छा। यह बताता है कि पंचायतें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं। यह पंचायतों के स्वशासन के स्वरूप का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो ये चौथा जो आम चुनाव था पंचायतों से संबंधित, ये कराया गया था 1972-73। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 72-73 के मध्य। नेक्स्ट है, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत ये की गई थी दिसंबर सन 2001। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दिसंबर 2001। इसका उद्देश्य मतलब इसका जो ये योजना है इसका मुख्य उद्देश्य गंदी और जो स्लम बस्ती में रहने वाले लोगों के घर के निर्माण को और अच्छा करना, मतलब घरों के निर्माण को उन्नयन बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था मलिन बस्ती आवास योजना। और कब स्टार्ट की गई? 2001। और इससे आपको इस देखना वीडियो में आपको काफ़ी सारे जो ये ग्रामीण परिवेश वाला है इसमें आपको काफ़ी सारी योजनाओं के उद्देश्य और या वो कब शुरुआत की गई इससे संबंधित क्वेश्चन देखना। अभी 8 से 9 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, तो ये कोशिश की जाएगी ये सेट के साथ ही साथ आपको या एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें सभी आपकी ग्रामीण परिवेश से संबंधित सारी योजनाएं और उनसे संबंधित जो सन वर्ष पूछा जाता है और उस योजना का उद्देश्य क्या है। कम से कम ऐसी 25 से 30 योजनाएं आपको एग्जाम से रिलेटेड आपका अलग सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा इसी चैनल पर, क्योंकि योजनाओं से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्माण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे चरण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के चौथे चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्माण एवं ड्राफ्ट प्लान ये विकास किया जाता है। और इसके पहले चरण में क्या है? तो पहले चरण में वातावरण निर्माण, दूसरे चरण में पारिस्थितिकी विश्लेषण और जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में आवश्यकताएं और समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण किया जाता है। और चौथे चरण में क्या बताया? तो चौथे चरण में क्वेश्चन में जो पूछा गया था, ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच क्या अनुपात निर्धारित किया था? तो ये जो अनुपात निर्धारित किया था ये 90 और 10 का अनुपात ये निर्धारण किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और यदि नगर निकाय के बारे में पूछा जाएगा तो नगर निकाय का था 80:20। ठीक है, ग्राम पंचायतों का है 90-10 और जो नगर निकाय है इनका है 80-20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही अनुपात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, वित्त आयोग पंचायती संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समर्थ होता है। फिर है वित्तीय योजनाएं तैयार करना, तो पंचायती व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय योजनाएं भी तैयार करता है, ये भी ठीक है। फिर है वित्तीय सहायता प्रबंध की सलाह देना, तो पंचायती संस्थाओं के वित्तीय प्रबंध की सलाह और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। तो ये उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों में कौन कालक्रम के आधार पर सबसे पहले नियुक्त किया गया था? तो आपको पता होगा जो पहले वित्त आयोग अध्यक्ष थे ये केसी नियोगी थे। 1951 की बात है। कौन थे? केसी नियोगी। आप लोग ने पढ़ा होगा पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। लेकिन इसमें पहले तो दिए नहीं गए, इसमें पूछ रहा है काला क्रम के आधार पर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के संथानम। क्योंकि के संथानम दूसरे क्रम के थे, पहले क्रम के केसी नियोगी थे। तो पहला सब रटे रहते हैं, पहला नहीं दिया गया है। दूसरे थे के सथानम। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन घुमा देता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। केंद्र वित्त
केंद्रीय वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद में है, ये ठीक है। राज्य वित्त आयोग 243 आई के अंतर्गत दिया गया है, 243 आई। तो ये गलत है, 243 एम नहीं होगा यहाँ पर। फिर है अगला लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में दिया गया है, ये भी ठीक है। और फिर है निर्वाचन आयोग बताया गया अनुच्छेद 324 में, ये भी ठीक है। ये गलत हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग किसमें दिया गया है? 243 आई में दिया गया है। और 243 एम में दिया गया है। आप लोगों को बताया था कि जो ग्राम पंचायत है ये कहाँ कहाँ पर नहीं है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो ये ग्राम पंचायत नहीं है, इस विषय में बताया गया, इस उपबंध के विषय में बताया गया 243 एम में बताया गया है। ठीक है। आई में क्या है? तो आई में राज्य वित्त आयोग से संबंधित बताया गया है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब यही सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंशों में से ग्राम पंचायत को दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 70%। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को जो 40% दिया जाता है अनुदान, उसमें अंशों में से ग्राम पंचायत को दिया जाता है। तो ये ग्राम पंचायत को 70% दिया जाता है, और 15% जिला पंचायत को और 15% क्षेत्र पंचायत को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो पहला वित्त आयोग गठित किया गया 1994। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1994। और अभी इसका अनुच्छेद जो बताया ऊपर, राज्य वित्त आयोग का 243 आई बताया था ना, 243 आई रट भी लीजिए, 243 आई राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राज्य विधानमंडल। राज्य सरकार पर आधारित है, तो राज्य विधानमंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार के अलावा कितने अतिरिक्त रजिस्ट्रार नियुक्त किया जा सकता है? रजिस्ट्रार क्या कार्य करता है? जैसे उस क्षेत्र से संबंधित और जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र या विवाह हो गया, संपत्ति हो गई, इससे संबंधित सरकारी दस्तावेज सुरक्षित करता है, ये काम है रजिस्ट्रार का। इसमें पूछ रहा है जिला रजिस्ट्रार के अलावा कितने अतिरिक्त रजिस्ट्रार को नियुक्त किया जा सकता है? इसमें सरकार जितना ठीक समझे अपनी आवश्यकता अनुसार नियुक्त कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जा सकती है? ये बताया इनका कार्य क्या होता है रजिस्ट्रार का? जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज और जो विवाह या संपत्ति और भी जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, इनका सही से रख रखाव करना, ये कार्य होता है। इसमें पूछ रहा है जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जा सकती हैं? इसमें केवल प्रथम प्रति ही होती है जो निःशुल्क जारी की जाती है। इसके पश्चात जो दोबारा इसकी प्रतियां निकलवाते हैं, उसके लिए उनको शुल्क जमा करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केवल प्रथम प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गर्भ से एक साथ एक से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो प्रत्येक जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए अलग अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा, या एक ही सूचना प्रपत्र भरना होगा, या कोई सूचना प्रपत्र नहीं भरना होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा। तो जैसे जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है ना, उससे ही रिलेटेड है। 2 बच्चे हैं तो अलग, 3 है तो अलग अलग सबकी अलग अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पंचायत इंटरप्राइज सूट PES के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? तो ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस की शुरुआत करने और उसको बढ़ावा देने के लिए ई पंचायत मिशन मोड परियोजना शुरू की गई थी, उससे ही संबंधित है ये पंचायत इंटरप्राइजेस सूट। तो इसमें पूछा कितने अनुप्रयोग शामिल किए गए हैं, तो इसमें 11 महत्वपूर्ण सामान्य अनुप्रयोग शामिल किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला है, NIC का मुख्यालय कहाँ है? तो NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है, और इसका मुख्यालय
इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और इसका मुख्यालय पूछ रहा है नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 1977 में इसकी स्थापना की गई थी और सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ये अन्य जो उसके सरकारी निकाय होते हैं उनको सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी अपनाने और ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या? एनआईसी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना 1977 में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है पशुधन बीमा योजना क्या है? पशुधन बीमा योजना ये सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा करवाने से संबंधित ये योजना है, पशुधन बीमा योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध है। तो इस योजना की शुरुआत सन 2000 में हुई थी, दिसंबर सन 2000 में, 25 दिसंबर सन 2000 में। और इस योजना का संबंध आवास से संबंधित है। यह योजना जो बढ़ती हुई आबादी होती है और उनके लिए आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई? तो गांधी ग्राम योजना की शुरुआत हुई 1995 से 96 के मध्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू हुई। ये कब से शुरू हुई जवाहर ग्राम समृद्धि योजना? तो ये सर 1999 से सन 2000 के मध्य शुरू हुई और इसका उद्देश्य ग्रामीण जो गरीब होते हैं गरीबी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, मतलब उनका जो ग्रामीण गरीब परिवार है उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने से संबंधित ये योजना थी। और ये काफ़ी पुरानी है, देखिए 1999, ये 95, 56, तो काफ़ी सारी इस प्रकार की योजना इस आपको जो 65 क्वेश्चन है ग्रामीण परिवेश, इसमें देखिएगा आपको 8 से 9 क्वेश्चन ऐसी योजनाओं से संबंधित मिलेंगे जो आपने इसके पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। तो इस प्रकार की योजनाओं से एक से रिलेटेड सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? योजनाएं हैं, इसमें भी 4 योजनाएं हैं और चारों के संवर्ष हैं। ये तो अब आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे तो इनको अभी देख लेंगे। जो ग्रीन कार्ड योजना है इसकी शुरुआत जुलाई 1995, ये सही दिया गया है। फिर सम्मिलित बाल विकास परियोजना, ये भी सही दिया गया है, 1975 से शुरुआत हुई। फिर है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये सन 2001 से संबंधित है, 2001, ये गलत हो जाएगा 18। फिर है काम के बदले अनाज योजना, ये 1977 से 78 से ही संचालित है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सामान्य सेवा केंद्र सीएससी की संरचना में शामिल है। ठीक है, सीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर। ऑप्शन नंबर 42 का ए करेक्ट हो जाएगा। और इसमें पूछ रहा है ऊपर वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, सामान्य सेवा केंद्र हिंदी में है सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर की संरचना में शामिल है। तो इसमें राज्य डिजाइन प्राधिकरण, सेवा केंद्र एजेंसी, ग्राम स्तरीय उद्यमी, ये सभी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस जो सामान्य सेवा केंद्र है इसकी संरचना 3 स्तरीय होती है, जिसमें राज्य डिजाइन प्राधिकरण, सेवा केंद्र एजेंसी और ग्राम स्तरीय उद्यमी शामिल होते हैं। और इसमें एक संचालक भी होता है सीएससी का, और एक ग्राम स्तर पर उद्यमी 6 गांवों को कवर करते हैं। 6 गांव, जो 6 गांव होते हैं उनके अंडर में एक सीएससी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं रहता है? पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं होता है। ग्राम पंचायत के आय व्यय से संबंधित पुस्तिका एवं बिल वाउचर, ठीक है, ये उपस्थित रहता है। फिर है ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, ये भी अनिवार्य है। ग्राम सभा के ये ग्राम पंचायत का है, ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर है, ये भी सही है। तो ग्राम पंचायत भूमि का रिकॉर्ड, ये दस्तावेज जो सचिवालय में उपलब्ध नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पंचायत सहायक की नियुक्ति के पश्चात कितने माह के अंदर प्रशिक्षण पूरा देना होता है? जो पंचायत सचिव होता है उसके हेल्प के लिए पंचायत सहायक होता है। इसमें पूछ रहा है कितने माह के अंदर उसका प्रशिक्षण होना चाहिए? तो 2 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से जो सभी चयनित
पंचायत सहायक होते हैं उनको प्रारंभिक प्रशिक्षण चयन के 2 माह के अंदर पूर्ण कराना होता है। और राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण में पंचायत सहायक को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है 2 माह का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, केंद्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में वर्ष 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया? तो ये 12 जनपदों में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 12। नेक्स्ट है, प्रधान के विरुद्ध यदि गंभीर आरोप है तो उसे हटाया जाएगा। तो यदि प्रधान के विरुद्ध कोई गंभीर आरोप है तो उसको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, या अविश्वास प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव बोलते हैं, और संवैधानिक लैंग्वेज में अविश्वास प्रस्ताव, तो उसको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर। फिर अगला क्वेश्चन है, मॉडल नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायतों के लिए संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन किसके पास किया जा सकता है? तो ये प्रधान के पास आवेदन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रधान। फिर अगला क्वेश्चन है, मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए होते हैं। मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए मार्गदर्शक मात्र हैं तथा पंचायतें इसे अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार ढाल सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मार्गदर्शक होते हैं। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो जो जल जीवन मिशन है इसको 2019 से 14 के मध्य तक का लक्ष्य रखा गया था केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, 19 से वर्ष 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण वाली, ये नवंबर 2016 से स्टार्ट की गई है, 2016 याद रखेंगे। इसके लिए लाभार्थी को अपना पक्का मकान बनाने के लिए जो सहायता दी जाती है, वित्तीय सहायता, 1,20,000 रुपए की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कितनी? 1,20,000। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 51 है, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आयुष्मान भारत योजना, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी परीक्षा में, आयुष्मान भारत योजना। तो ये आयुष्मान जो हेल्थ कार्ड इशू कराया जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, तो ये योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2018, 23 सितंबर, इसकी पूरी डेट भी याद रखेंगे, 23 सितंबर 2018 से, और ये झारखंड के रांची से स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर कराया जाता है उससे संबंधित है, हेल्थ कार्ड इशू कराया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार के तत्वाधान में सिटीजन चार्टर अभियान संचालित की थी। कब से कब तक किया था? तो ये किया था 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक, और इसका उद्देश्य पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह बनाना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं मेरे द्वार, हमारे द्वार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को सौंपा गया है? जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को सौंपा गया है? ये अनुच्छेद 243 ZD। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिला योजना समिति के गठन से संबंधित दायित्व राज्य सरकार को सौंपे गए हैं अनुच्छेद 243 ZD के अंतर्गत। फिर अगला है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में क्या असत्य है? जो ग्रामीण, ये वाली योजना आपने मनरेगा सुना होगा, जो राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसमें 100 दिनों
तक का रोजगार से संबंधित प्रावधान किया जाता है। आप रोजगार गारंटी से संबंधित, मतलब गारंटी योजना है, रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसमें 100 दिन के रोजगार से संबंधित जो योजना है, इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य कथन है। ठीक है, पढ़ेंगे। लाभकारी रोजगार के अवसर प्रदान करना, यही योजना का उद्देश्य ही है। ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्ति बनाना, ये भी ठीक है। कार्यक्रम में कौन सा असत्य है, ठीक है। फिर है ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, उसी के लिए तो ये रोजगार दिया जा रहा है, ठीक है ये भी। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सीमित करना। क्या जो इस योजना का नाम है, ये लग रहा है कि रोजगार के अवसर को सीमित करेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये असत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न योजनाओं का सही मिलान। फिर योजनाएं आ गई, और एक योजना नहीं है, 4 योजनाएं हैं। तो ग्रामीण संपर्क, इसको तो अभी आप पहली बार देख रहे हैं, तो अब देख लेंगे। ग्रामीण संपर्क योजना ये 1996 से 97 के मध्य आई। फिर है गंगा कल्याण योजना, ये 1997 से 1998, इसका ये मैच सही हो जाएगा। फिर है समग्र आवास योजना, ये सन 1999 से सन 2000 के मध्य है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सन 2000 से 2001, जिसमें से ये वाली इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 से 2001 के मध्य, और इसका मिलान सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया था जनवरी सन 2018 में। कहाँ से किया गया था? लखनऊ से। शिल्पग्राम लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जनवरी 2018 में किया गया था शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तित्व विकास से संबंधित क्रियाकलाप में शामिल है। तो आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो शामिल की गई हैं चीज़ें, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत और व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों का भी विकास इसमें शामिल है, साफ सफाई और स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास भी शामिल है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सखी मंडल का संबंध किसकी विकास योजना से संबंधित है? जो सखी मंडल का संबंध है ये ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित है, ठीक है। सखी मंडल का संबंध किससे है? ग्राम पंचायत विकास योजना से। इसमें ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में सखी मंडल की महिलाओं की भागीदारी और जो गरीब कमजोर वर्ग के लोग इसमें गांव के विकास के लिए योजनाएं से संबंधित ये है ग्राम पंचायत विकास योजना। इसमें सखी मंडल संबंधित हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत विकास योजना से, महिलाओं की भागीदारी से, ठीक है। फिर अगला है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य है। तो जो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य है ये हो जाएगा पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को प्रेरणा देना। जैसे जो उत्कृष्ट पंचायत अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसको ही मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिनको पुरस्कार मिला है, जिन ग्राम पंचायतों को, उनको आदर्श मानकर उनसे संबंधित जो अन्य पंचायतें हैं वो प्रेरणा लेकर उससे संबंधित ही वो भी अच्छा या उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन और ग्रामीण परिवेश से हैं क्योंकि 65 तक है, उसके बाद कंप्यूटर और फिर यूपी जीके में आते हैं। भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है? ये यूरोपीय मॉडल पर आधारित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है जेल में जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो जेल में मृत्यु वैसे तो रजिस्ट्रार होता है लेकिन इसे दिया गया है जेल में, तो जेल में हो जाएगा जेलर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ये जेलर उत्तरदायी होता है। फिर नेक्स्ट है ग्राम सभा की बैठक प्रतिवर्ष होती है। तो जो ग्राम सभा की बैठक है ये वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित की जाती है, ठीक है, 2 बार। कब कब? खरीफ की फसल काटने के तुरंत बाद। खरीफ की फसल कब कटती है? सितंबर से अक्टूबर के मध्य, तो एक ये बैठक हो जाए। और फिर है दूसरी रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। रबी की फसल कब कटती है? गर्मियों में, अप्रैल जून में, अप्रैल और जून में। तो ये 2 बैठक की जाती हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1986 में।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रिटिश काल में कब आया था? 1986 में, सॉरी 1900 नहीं, 1886 में आया था। नेक्स्ट है, ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उसकी सहायता कौन करता है? तो अभी बताया था, जिसकी 2 महीने का एक प्रशिक्षण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत सहायक। तो ये 65 क्वेश्चन हो गए आपके ग्रामीण परिवेश से संबंधित। अब हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है? तो प्रोसेसिंग तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कहा जाता है ना, यही कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट भी होती है। तो सीपीयू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर। अब ये क्वेश्चन आपको जो कंप्यूटर हैं और जो यूपीजी के हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेंगे क्योंकि आपके पढ़े इसमें क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। ग्रामीण परिवेश था तो वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा अटपटे हुए क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन बाकी आपके जो नीचे सारे क्वेश्चन है वो आपको अच्छे लगेंगे और आपका रिविजन भी हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? जो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ अलग अलग से पूछा जाता है कि पहली पीढ़ी किससे संबंधित है, दूसरी पीढ़ी, तो इससे पूछा है ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो ये हो जाएगा, जो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था ये दूसरी पीढ़ी से संबंधित है। याद रखेंगे, ट्रांजिस्टर का उपयोग किससे संबंधित है? जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी। पहली कंप्यूटर किससे संबंधित है? तो जो पहली पीढ़ी थी कंप्यूटर की, ये वैक्यूम ट्यूब से संबंधित थी। दूसरी आपको बता दिया ट्रांजिस्टर से संबंधित थी। तीसरे किससे संबंधित थी? तीसरे जो आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, या माइक, हाँ आईसी, आईसी संबंधित थी तीसरी पीढ़ी से। और जो चौथी पीढ़ी, ये माइक्रो प्रोसेसर से थी। चौथी पीढ़ी किससे संबंधित थी? माइक्रो प्रोसेसर, या कहीं कहीं वीएलएसआई, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट भी लिख कर आता है, वीएलएसआई। और जो पांचवी पीढ़ी है जो वर्तमान में चल रही है, ये एआई पर आधारित है। ठीक है, ये पांचों पीढ़ी का आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है। मानव बुद्धि की यांत्रिकी का जांच करने वाला होता है, ये होता है संज्ञात्मक विज्ञान। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, संज्ञात्मक विज्ञान। संज्ञात्मक विज्ञान जो ये वैज्ञानिक बुद्धि और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम है। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम है के नियरेस्ट नेबर। ये सब चीजें रचने ही वाली हैं, के नियरेस्ट नेबर। डीप लर्निंग जो आपको एक टॉपिक दिया गया है ना, उसका भी टॉपिक आपको कंप्यूटर में कराया जाएगा, तो उसमें आपको लर्निंग वाले में जो डीप लर्निंग है उसमें मिलेगा, उसी से ही संबंधित क्वेश्चन है। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा क्या नाम है? के नियरेस्ट नेबर। नेक्स्ट है, डैश में लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं, इसमें लेजर तकनीकी का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई वाला भी चैप्टर आपका कराना है कंप्यूटर में। एआई वाला कंप्लीट हो गया है, बस उसको अपलोड करना बाकी है, ये भी करा दिया जाएगा। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा जो लिस्प है, को किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एआई के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। और एआई के जनक भी पूछेगा तो भी आप जॉन मैकार्थी ही बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है आईडीएन का? तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम आईडीएन का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? तो ये हो जाएगा आपका इंटरनेट टेलीफोनी, जिसे VoIP भी कहते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट टेलीफोनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्ट कुजी या शॉर्ट की यूज करते हैं। जो फॉन्ट जैसे वर्ड इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्ट कीज यूज होती है? तो ये यूज होती है कंट्रोल डी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल डी। ठीक है, और जो कंट्रोल एफ है, इससे जब कोई चीज़ फाइंड किया जाता है, जैसे कोई चीज़ लिखा हुआ है उसमें शॉर्ट लिखा हुआ है, तो हमें शॉर्ट कंट्रोल एफ करके सर्च करेंगे, तो जहाँ जहाँ शॉर्ट लिखा होगा, शॉर्ट शब्द, तो ये फाइंड हो जाएगा, कंट्रोल एफ हो जाता है।
ये होता है कंट्रोल एफ का शॉर्ट की। फिर अगला ऑल्ट एफ जो होता है, ऑल्ट एफ फाइल मेन्यू या फाइल टैब ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसका शायद कोई यूज नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विधि में कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम एमएस वर्ड में कोई रिटर्न लिखते हैं, जैसे एक पेज में कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे ये चीज़ लिख रहे हैं, कोई चीज़ यहाँ तक पहुँची, कोई चीज़ यहाँ तक पहुँची, फिर कोई चीज़ यहाँ पर आ गई, इस फॉर्मेट में आ गई, जैसे ये आपका एमएस वर्ड का पेज है। तो इसमें पूछना है दाएं आरेखित, दाएं मतलब यहाँ, अब हम ये चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें लिखी यहाँ से बिल्कुल बराबर हो जाए, ये लाइन इधर आ जाए, ये लाइन पूरी इधर हो जाए, तो पूरी दाएं आरेखित हो जाए। तो ये हम कौन सा शॉर्ट की यूज़ करेंगे जिससे सारा ही का सारा अलाइनमेंट सारा के सारा दाएं शिफ्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका कंट्रोल आर, राइट, है ना, कंट्रोल आर हो जाएगा। लेफ्ट करने के लिए हम कंट्रोल एल कर देंगे, तो सारा जितना भी हमारा वर्ड फॉर्मेट है ये सारा यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ की चीज़ों को बराबर कर देगा। कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, इससे यहाँ और यहाँ की चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, इक्वल फॉर्मेट, जैसे किसी बुक के पेज में बिल्कुल फॉर्मेट में लिखा रहता है राइट और लेफ्ट से, उससे हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया था दाएं ना, तो कंट्रोल आर हो जाएगा। और कंट्रोल जेड तो अंडू के लिए यूज होता है, कंट्रोल आई हो जाएगा इटैलिक के लिए यूज, कंट्रोल जे हो जाएगा जस्टिफाई के लिए यूज। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है। तो इसको ऑथेंटिफिकेशन कहा जाता है, प्रमाणीकरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑथेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। तो स्प्रेडशीट एक्सेल में ही यूज होता है, तो एक्सेल हो जाएगा राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें ही सारे चार्ट और जितना भी सारा रिजल्ट वाला जो कॉलम के रूप में जो बनाए जाते हैं चार्ट, ये सब किस में काम किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था। मूल रूप से जो ईमेल का आविष्कार है ये किया था रे टॉमिल्सन ने। तो इसमें तो दिया नहीं गया है, लेकिन दूसरा नाम इनका भी आता है, वी ए सिल्वा अय्यदुरई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। टिम बर्नर्स ली तो ये WWW के टिम बर्नर्स ली है ना, तो और रे टॉमिल्सन है नहीं, तो इसमें वी ए सिल्वा अय्यदुरई ये ईमेल के आविष्कार है, क्योंकि इन्होंने एक ईमेल से संबंधित सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया था। तो इनको भी जाना जाता है, ये भारतीय अमेरिका में रहने वाले और भारतीय मूल के हैं वैज्ञानिक सिल्वा अय्यदुरई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो एंड्रॉयड होता है जो हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ना, उससे ही आधारित है। ये लिंक्स पर आधारित एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लिंक्स पर आधारित एक सॉफ्टवेयर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है। तो कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है, इनपुट, कोई चीज़ इनपुट करना, उससे आउटपुट लेना, स्टोर करना और प्रोसेसिंग करना। तो इनमें से सभी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अब हम यूपी जीके का क्वेश्चन पढ़ेंगे 81 से 100 तक। क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है ये है उत्तर प्रदेश के बरेली में। बरेली में इज्जत नगर शहर है, यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बरेली। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है, मतलब जहाँ पर जनघनत्व सबसे ज्यादा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा, सबसे जो घना बसा हुआ जिला है ये है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। क्योंकि सभी जितना भी पढ़ा लिखा है वो ये सब कहाँ जाकर, गाजियाबाद में जाकर बस जाते हैं, ऐसे याद रखेंगे। ये जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ शहर में जाकर अपना नौकरी धंधा करने लगते हैं, इस चक्कर से ये क्षेत्रफल तो कम ही रह गया लेकिन जनसंख्या बढ़ गई। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व हो जाएगा कहाँ पर, गाजियाबाद में। फिर अगला क्वेश्चन, और सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम ललितपुर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में, जिसे चाकू नगरी के नाम से जाना जाता है ना। अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ना दिया होगा तो आप रामपुर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकुल ग्राम योजना का संबंध है, अभी भी योजनाओं से पीछा नहीं छूट रहा है। फिर क्वेश्चन आ गया, गोकुल ग्राम योजना का संबंध
किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ उत्तर प्रदेश से ही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इसके तहत जैसे गांव में जाकर जैसे गौवंश जो गौवंश पशु होते हैं उनको निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, जिससे कि अच्छी नस्ल के गौवंश को बढ़ावा मिल सके। गोकुल ग्राम योजना संबंधित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं या देते हैं? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ही। राज्यपाल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल ही इनकी नियुक्ति करती है, राज्यपाल द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। कौन? लोकायुक्त। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन है विश्वविद्यालय, ये अमेठी जिले में स्थित है। अमेठी में फुर्सतगंज में। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, फुर्सतगंज। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो जो उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध जो जनजाति है थारू जनजाति, जिसे दीपावली जो ये दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं, थारू, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। और जो ये मुंडा जनजाति है ये बिहार झारखंड साइड होती है। और ये भील ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इतना का नहीं पता ये क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं नवाब वाजिद अली शाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अवध के जो नवाब वाजिद अली शाह, इनको ठुमरी के लिए भी जाना जाता है, ठुमरी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का जो एक लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा करेक्ट डी, जैता, क्योंकि बाकी तो नहीं है। सिग्मो शायद गोवा का है, बाकी नहीं है, जैता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जैता। ये जाट समुदाय द्वारा किया जाता है लोक नृत्य। फिर नेक्स्ट है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शाहजहां द्वारा, है ना, शाहजहां द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? आपको पता होगा कांग्रेस के काफी सारे सम्मेलन हुए, जिसमें से जो उत्तर प्रदेश में हुए थे ये टोटल 9 हुए थे। 9 टोटल उत्तर प्रदेश में सम्मेलन हुए थे कांग्रेस के। इसमें पूछ रहा है किस नगर में सर्वप्रथम। अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पहला था, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या, डी। इलाहाबाद में जो सम्मेलन हुआ था सबसे पहला, कब हुआ था? 1988 में। 1988 में हुआ था, पहला हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूलो इसके अध्यक्ष थे। ये उत्तर प्रदेश का पहला कांग्रेस अधिवेशन था, और जो कि संपूर्ण की यदि बात की जाए, संपूर्ण का था चौथा और उत्तर प्रदेश का ये पहला था। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग संख्या 1 है, ये है आपका प्रयागराज से हल्दिया तक। प्रयागराज इलाहाबाद से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक NH1 के नाम से जाना जाता है। NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग है, और इसकी लंबाई भी काफी बार पूछी गई है, 1620 किलोमीटर है। ठीक है, 1620। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सोनभद्र, सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये इसका मिलान हो जाएगा। फिर है प्रयागराज या इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद शीशा बालू के लिए प्रसिद्ध है, इसका मैचिंग ये हो जाएगा। फिर है ललितपुर, तो ललितपुर हो जाएगा आपका तांबा, यूरेनियम भंडार, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और मिर्जापुर हो जाएगा आपका बचा हुआ जो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। ये खनिज के जो संबंधित जनपद है और संबंधित जो खनिज किससे सुमेलित खाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जो कौन सा जोड़ा मतलब किस जिले में से संबंधित कौन सा उत्पाद या प्रोडक्ट है, सही नहीं दिया हुआ है। तो अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इसका मैच सही है। फिर है मुरादाबाद पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है, ये भी ठीक है। फिर है फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है या कांच के सामान के लिए, तो ये भी ठीक दिया हुआ है।
मेरठ तो खेल के सामान या खिलौने के लिए प्रसिद्ध है ना, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि चाकू का संबंध हो जाता है रामपुर से। रामपुरी चाकू आपने सुना होगा, तो रामपुर का संबंध हो जाता है चाकू से, तो मेरठ ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। हस्त निर्मित कागज के निर्माण के लिए इसमें से कौन सा प्रसिद्ध है? जालौन। यूपी का जालौन जो शहर है, जालौन जो जनपद है, ये हस्त निर्मित कागज के निर्माण से संबंधित है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कागज लुगदी उद्योग पूछा जाता है, कागज लुगदी उद्योग वो सहारनपुर में है। तो दो याद रखेंगे, हस्त निर्मित कागज हो जाएगा जालौन और सहारनपुर हो जाएगा कागज लुगदी उद्योग के लिए। ठीक है, यहाँ कभी कभी कालपी भी लिखा रहता है, जालौन कालपी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है गीडा है। गीडा का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका स्थापना कब किया गया? 1989 में। 1989 में क्यों किया गया? तो गोरखपुर परिक्षेत्र में जो तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से ये गीडा की स्थापना की गई, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। फिर नेक्स्ट है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला शाला स्थित है आपका रामपुर में। चाकू नगरी रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। और लखनऊ में भी इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है। गोरखपुर में भी वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। और ठीक है, रामपुर का भी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? बाकी उत्तर प्रदेश में स्थित है अहरोरा, अडवा और बघेलखंड, लेकिन जो ये बदुआ बांध है ये आपके बिहार में स्थित है, बिहार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है? तो देखने में लग रहा है गेहूं गन्ना तो है ही, जौ का नहीं पता, लेकिन गेहूं गन्ना जरूर है। लेकिन जो चावल है, इसके लिए चावल जो है इसके लिए पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है ना। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी गेहूं गन्ना जौ ये उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है, चावल का हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल में पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसका फिर दूसरा स्थान आता है, पहले में पश्चिम बंगाल है। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित है। उत्तर प्रदेश आपको पता है ये कैसा कृषि प्रधान ही क्षेत्र है, कृषि प्रधान राज्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो प्रतिशत श्रमिक नियोजित है, कैसे कर्मचारी हैं, तो लगभग 60% जो आबादी है ये कृषि आबादी ही है, कृषि संबंधित या कृषि क्षेत्र में श्रमिक नियोजित है। इसका ऑप्शन राइट नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट। ये बाकी 100 क्वेश्चन का आपका टेस्ट था जो कि वीपीओ प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। बाकी आपको इसका यदि पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ आंसर की सहित दे दिया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस प्रकार के आपको 10 से 15 प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।